बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के मारे शहरी जाएं तो कहां जाएं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। मरीजों के लिए अद्वियात खरीदना मुहाल हो गया। मेडिकल स्टोर्स पर पेनाडोल का पत्ता 50 रुपए का हो गया। इंसुलिन की बात की जाए तो 600 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए पर जा पहुंची है और दीगर अद्वियात की कीमतें भी इजाफे के बाद शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अद्वियात महंगी होती जा रही हैं, नापैद होती जा रही हैं। मेडिकल स्टोर का पत्ता 50 रुपए का हो गया है। मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइए। जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ अशाए खुर्दनोशी कीमतों में इजाफा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है सेहत की सहूलियात में मतलब से लोगों को सेहत पहुँचाने की जो दवाएं होती हैं वो भी आवाम की पहुँच से दूर होती नज़र आ रही हैं। कुछ जो इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर दवाओं की किल्लत का भी सामने है और साथ ही साथ कुछ दवाएं और इंजेक्शन जो है वो महंगे भी हो गए हैं। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। फवाद भी मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी दवाएं महंगी हुई हैं और किल्लत जो हुई है उनकी क्या वजूहत है। देखिए, कंपनी के पास कोई रीज़न नहीं है और प्राइस जो है ना डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे सिटी स्कैन और एमआरआई के इंजेक्शंस हैं, वो सिटी स्कैन के इंजेक्शन पहले 6000 का था, अब वो 8000 कुछ का हो गया है। रेट बढ़ाने के बाद भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो ब्लैक के रेटों में यहाँ पर सेल हो रहा होता है। एमआरआई के इंजेक्शन की भी पहले 3200 का था, अब वो 4100 का कर दिया कंपनी ने। तो इसी तरह अस्थमा की मेडिसिन हैं, वेंटोलिन इन्हेलर वगैरह वो भी शॉर्ट है। टेग्रोल टैबलेट शॉर्ट है, टेग्रोल है, रिवोट्रिल टैबलेट्स हैं, पेनाडोल। ये भी बताएं कि ये जो वजूहत हैं, क्या वजूहत हैं, क्यों शॉर्ट हो रही है दवाएं और महंगी जो हो रही है वो क्या वजह है। देखिए, महंगाई तो किसी भी चीज़ पे स्टॉप नहीं हो रही है। सर्जिकल आइटम्स भी सारे रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हुआ है। मेडिसिन मार्केट के अंदर भी मेडिसिन नहीं है, शॉर्टेज है, क्योंकि एलसी वगैरह भी बंद है। जो केमिकल मटेरियल रो आता था वो भी नहीं आ रहा है, सब शॉर्टेज इसी वजह से है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि रॉ मटेरियल शॉर्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से एलसीज भी बंद होने के बाइस दवाएं जो शॉर्ट भी हैं और साथ ही साथ उनकी जो कीमत है उनमें भी इजाफा हो गई, क्योंकि हर महंगाई हो गई, इसी वजह से जो दवाएं हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती नजर आ रही हैं। जी आय हाय, खूबसूरत नजर आना है तो टैक्स देना होगा। बजट में लगाए गए टैक्सेस के असरात नजर आने लगे हैं। कारोबारी अफराद के साथ साथ खातीन भी परेशान। विफाकी बजट में मेकअप की अशिया पर 23 से 25% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। फेस वॉश, मस्कारा, स्टिक, लिप पेंसिल समेत मेकअप का बेशतर सामान महंगा कर दिया गया है। टैक्सेस लगा दिए गए हैं। खातीन का मेकअप जो है वो महंगा किया जा रहा है। तफसीलात जानने के लिए हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेल्स टैक्स लगाए जा रहे हैं जिससे ख़वातीन काफ़ी परेशान दिखाई देंगी, क्योंकि टैक्सेस लग गए हैं, मेकअप महंगा हो गया है। मेकअप महंगा हो गया है तो हम कहाँ जाएंगी, बात करेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, बजट के बाद जो है तमाम चीज़ों पर टैक्स लगा है। उसी के साथ जो है ख़वातीन की बनाओ सिंगार की चीज़ों पर भी जो है वो टैक्सेस लग गए हैं। इस वक्त में आप मेरे में देख सकते हैं कि मैं मेकअप की शॉप पर खड़ी हूँ और जो है यहाँ के दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ख़वातीन के बनाओ सिंगार पर जो है वो कौन सी चीज़ है वो कितनी महंगी हुई है। सर बताइएगा, सबसे पहले तो एक नॉर्मल अशिया जो है वो ख़वातीन अपने फेस के लिए यूज़ करती हैं, एक ब्रांडेड होती हैं, तो इनकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है। जब ये टैक्सेस लगाए ना गवर्नमेंट ने, तो चढ़ाव चढ़ाव इतना आ चुका है कि हमारे छोटा आइटम पे कुछ भी देख लेंगे ना, जो हमारी पहले 150 की चीज़ सेल आउट होती थी, आज वही 350 पे सेल आउट हो रही है। तो इस चक्कर में जो हमारी मार्केटिंग है ना यहाँ की इतनी अप डाउन हो गई है कि कस्टमर्स मार्केट में, आप खुद देखिएगा, राउंड लगा के आप चेक करें कि हमारी मार्केट में कस्टमर नहीं है। वरना पहले इतने कस्टमर्स होते थे, यहाँ पर शाम के टाइम पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अभी हमारी मार्केटिंग इतनी अप डाउन हो गई है कि हमारी कुछ भी आइटम ले लें, जैसे हमारे ये फेस वॉश वगैरह है, पहले हम लोग 350 का 4 मंथ पहले सेल आउट कर रहे थे, आज वही फेस वॉश हमारा 575 का सेल आउट हो रहा है। अब क्लाइंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि भाई हमारे को तो इतने का ही चाहिए, हम इतने का लेके जा चुके हैं आपसे। अब वो प्राइस पिछले नहीं है हमारे पास, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे पास इतना टैक्सेस लगा के कहाँ करेगी। गरीब आवाम हर चीज़ के अंदर इतना पिस रही है कि हम खुद परेशान हुए हैं। हमारी सेल इतनी ख़त्म हो गई है। अगर हम हेयर कलर की बात करें तो उनमें जो है वो कितना फ़र्क है। हेयर कलर को तो आप छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर तो समझ लें, जो हमारी पहले एक हमारे पास ये कलर है, इसके अंदर पहले हम लोग जो सेल करते थे ना, वो करते थे 175 का, आज ये 310 का पहुंच चुका है, नॉर्मल लोकल कलर जो है, ठीक है। और एक ये हमारा कलर है, ये हम लोग सेल आउट करते थे 575 का, आज ये हमारा 1100 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? डबल प्राइस के अंदर। इसके साथ ही जो है उन्होंने ये भी बताया कि आगे से जो माफिया बैठी हुई है वो पहले स्टॉक कर लेती है, उसके बाद जो है वो कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे जो है वो दुकानदार जो है वो परेशानी में आते हैं। और शहरी जबकि आते तो वो यही जो है वो शिकवा करते हैं कि हमें पुराने रेट में चाहिए और बढ़ती महंगाई से जो है वो हर एक परेशान है। जी।
सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की समाजी तंजीम सेनवा के आम इंतखाबात 2023 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुलाजमीन के 5 पैनल मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ की, ये भी हम अपने नाजरीन को बताएंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन हैं। समाजी तंजीम सेनवा के आम इंतखाबात 2023 है जिसमें पोलिंग का अमल जारी है। मुलाजमीन के 5 पैनल हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, 10 बजे शुरू हुआ है, जो कि बिना किसी ताख़ीर के शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये मनाजर आप देख रहे हैं सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की समाजी तंजीम सेनवा के आम इंतखाबात के ये मनाजर हैं। आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त दंगल जो है सियासी इनका जारी है। 5 पैनल मध्य मुकाबले हैं जिसमें मुहाफिज, हक शहबाज, अल शहबाज, अल गाजी और फ्रेंडशिप, इन 5 पैनल्स के माबीन जो मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर जो सूरत ये है कि जो इस वक्त जो मध्य मुकाबला सख्त मुकाबला होने जा रहा है वो 2 पैनल है जिसमें हक शहबाज और फ्रेंडशिप और हक शहबाज पैनल के दोनों उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी के दोनों नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो हैं तो सियासी सरकारी मुलाजिम इसी इन इदारों में काम करते हैं, लेकिन आज जो है एक दूसरे के सियासी हरीफ बन चुके हैं। ये मखदूम वलीमों ने जो हक शहबाज पैनल के उम्मीदवार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मखदूम साहब, आप सरकारी मुलाजमिन एक साथ काम करते, लेकिन आज आप एक दूसरे के सियासी हरीफ बन चुके हैं, एक दूसरे का मुकाबला करने जा रहे हैं, लेकिन जीत होगी तो किसकी होगी? हाँ, आज हम इलेक्शन ज़ाहिरी तौर पे एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है, मगर हम एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, बाकी हम सब भाई हैं। आज शाम को 6 बजे जैसे पोलिंग ख़त्म होगी हम सब वैसे ही भाइयों की तरह रहेंगे। जीत इंशाल्लाह मुलाजमीन की होगी। जो भी पैनल जीतेगा समझे मुलाजमीन जीतेंगे अपने हुकूक के लिए, वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए। जो भी पैनल आएगा वो सब हम भाई हैं आपस में। आज के बाद हम सब भाई बन के रहते हैं, सिर्फ इलेक्शन के दिन तक हम हरीफ होते हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ फ्रेंडशिप पैनल के जो इनके मध्य मुकाबले हैं उनके उम्मीदवार भी नौजवान है। यासीन बलोच जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यासीन बलोच साहब, आप भी आज इनके हरीफ बन चुके हैं, जीत किसकी होगी? सर, जीत एम्प्लॉइज़ की होगी। जैसे मखदूम भाई ने कहा, हम पूरा साल एक साथ रहते हैं, बल्कि 2 साल में हमारे पास ये इलेक्शन का टेनओवर होता है। सिर्फ एक दिन हम एक दूसरे के हरीफ होते हैं, लेकिन पूरा साल हम भाइयों की तरह रहते हैं, क्योंकि हम भी एम्प्लॉइज़ की खिदमत के लिए आ रहे हैं, अक्षयबाज भी एम्प्लॉइज़ की खिदमत के लिए आ रहे हैं। जो एम्प्लॉइज़ समझेगा, जो जिसकी ज़्यादा खिदमत कर सकेगा, उसकी जीत होगी। जी बिल्कुल, इनकी जानब से तमाम मुलाजमिन को इजहार की आज़ादी वोट हासिल कास्ट करने के लिए दी गई है, लेकिन इनका कहना है कि जीत जिसकी होगी, मुलाजमिन की होगी। ये सियासी हरीफ आज ज़रूर हैं, लेकिन कल मिलकर काम करेंगे। ख़ासतौर पर ये जो इलेक्शन हो रही है इसमें हर पैनल के 2 जनरल सेक्रेटरी और सदर के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 15 रुकनी काबीना में मेम्बरान भी शामिल हैं। और हक शहबाज पैनल की जानब से दावा किया जा रहा है अगर वो जीत कर आएंगे तो एक अकलियतों की जो मखसूस नशस्त है वो मुकर्रर कर दी गई, जिसके तहत अकलियती नुमाइंदा भी इस काबीना में शामिल करके जो है 18 रुकन जो है काबीना बनाई जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन जो है इसका पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से सेक्रेटरी के अंदर भी जारी है। इसके अलावा गवर्नर हाउस सेक्रेटरी, वज़ीर हाउस सेक्रेटरी भी जारी है, और दीगर जो महकमे मुख्तलिफ जो गैर सरकारी इमारतों के अंदर कायम है, जो किराए पर वसूल किए हैं, वहाँ पर भी पोलिंग का अमल जारी है पुरअमन तरीके से। सरकारी मुलाजिम सुबह 9 बजे दफ्तर के वक्त यहाँ पर पहुँचे थे। पहले पोलिंग का वक्त 9 बजे था, लेकिन क्योंकि वज़ीर हाउस सेक्रेटरी और गवर्नर सेक्रेटरी में 2 शिफ्टें होती है, जिसके बायस जो है जो शेड्यूल तब्दील किया गया। पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5-6 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद मुर्शिद रजा जो इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानब से जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे उनकी गिनती करने के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा जो जीत किसकी हुई है। जी आज़ाद, ये भी बताइएगा, मुलाजमीन के काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं, कौन कौन से मसले मसाइल हैं इनके, और इस बार जो है वो किससे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुलाजमिन के तमाम कई मसाइल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इनके तरक्कियों का मामला, इनका जो है ख़ास तौर पर यूटिलिटी अलाउंस है, दीगर अलाउंसेज हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला इनकी सेहत और रिहाइश का मसला है, जिस मसले पर जो है 5 पैनल मध्य मुकाबले, जिसमें एक मसला इनका जो ख़ास तौर पर हेल्थ कार्ड का है, वो हेल्थ कार्ड तो जारी हो चुका है, लेकिन इनके जानब से कहा जा रहा है कि उनको OPD की सहूलियात मैसर नहीं है, जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं उनकी सहूलियात मैसर नहीं है, सिर्फ जो है हेल्थ कार्ड जारी किया गया। इसके अलावा इनकी रिहायशी स्कीम है सेनवा जो MDA में वाक़ है, उस हवाले से भी इनके कई खदशात हैं तमाम तंजीमों के वो उस वहाँ पर जो है मुलाजमिन को घर दिए जाएँ ताकि पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, उनका अपना घर हो, अपनी झोपड़ी हो। लेकिन ये 2 बड़े मसाले हैं जिसकी वजह से 5 पैनल मध्य मुकाबले, लेकिन हर कोई ये दावा कर रहा है कि जैसे वो जीत कर आएंगे तो इनके ये दोनों मसाइल जो खासतौर पर सेहत के हवाले से हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस के हवाले से हैं, और उसके साथ साथ रिहाइश के हवाले से ये मसला हल करेंगे। लेकिन जो हक शहबाज पैनल, इससे पहले अल शहबाज पैनल था, लेकिन अल शहबाज से हक शहबाज बन गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इनकी
की लड़ाई भी इस वजह से हुई कि रिहाइश का मामला जो है मुलाजमिन का वो हल नहीं हो रहा, जिसके बाद ये दोनों अलग हुए। लेकिन इस वक्त सूरत ये तमाम तरह का ये दावा है कि वो जैसे जीत कर आएंगे सबसे पहले इनकी मुलाजमिन की जो रिहाइश का इशू है वो हल करेंगे, ताकि मुलाजमिन पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि अलाउंसेस के हवाले से कि कौन कौन से अलाउंसेस इनको मिलने की तवक्को है और क्या उम्मीदें वाबस्ता करें कि कौन कौन से अलाउंस जो हैं इनको बहाल किए जाएं या दिए जाएं? जी बिल्कुल, इनके जो ख़ास तौर पर जो अलाउंसेस का मामला है वो इससे पहले जो पैनल था, क्योंकि ये इनका इंतखाबात जो होते हैं उनके बाद 2 साल के लिए बॉडी मुंतखब होती है और 2 साल के बाद इनके इंतखाबात किए जाते हैं। क्योंकि इससे कबल जो अली शहबाज पैनल 2 मरतबा जो है जीत कर आया है और 4 साल उनकी हुकूमत यहाँ पर सेक्रेटरी में रही है। उस दौरान जो है कई मुलाजमिन का प्रोमोशन का मामला था वो भी हल हुआ। उसके साथ जो दीगर जो अलाउंसेस हैं जिसमें यूटिलिटी अलाउंसेस है, दीगर जो अलाउंसेस है वो भी काफ़ी मसला हल हुए। लेकिन उसके बावजूद मुलाजमिन का देरीना मसला ये है कि उनके जो बुनियादी मसाइल जो है सेहत का है, रिहाइश का है, इसके साथ साथ उनके जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं वो मैसर की जाएँ। क्योंकि कराची में जो सिंध हुकूमत की पीपल्स बस सर्विस शुरू हो चुकी है, इनका मुतालबा ये भी है कि सिंध हुकूमत यानी महकमा ट्रांसपोर्ट और वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन इन मुलाजमिन के लिए भी इस तरह की ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करे, ताकि ये भी पुरसुकून तरीके से घर जाएँ और घर से दफातर आएँ और पुरसुकून तरीके से दफातर में काम कर सकें। क्योंकि इनके पास जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात है वो जो है निजी कंपनी से इनका मुआहदा किया गया और निजी कंपनी गाड़ियाँ चलाती है और मुलाजिम को सुबह 5 बजे पॉइंट्स के जरिए 9 बजे यहाँ पहुँचा जाता है और शाम को 5 बजे यहाँ से दफ्तरों से वापस घर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे महकमे हैं जहाँ पर मुलाजिम रात देर तक भी काम करते हैं, लेकिन उनको अपने जेब से किराया करके वापस घर जाना पड़ता है या अपनी सवारी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसके बाद उनके भी मसाले हैं। इस तरह के कई और मसाले हैं जिसके हवाले से इनका कहना है कि सिंध हुकूमत इनके साथ वज़ीर सिंध के साथ जो मुलाकातें हुई या मामला तय पाए गए या चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई तय पाए गए वो मामला हल हो जाएँ ताकि इनके जो बुनियादी मसाले हैं वो हल हो सके। लेकिन अलाउंसेस के मामले में जो आपने सवाल पूछा उस हवाले से इनका मामला है कि अफसरान के अलाउंसेस में काफ़ी हद तक फ़र्क है, लेकिन जो छोटे ग्रेड के मुलाजमिन हैं इनके अलाउंसेस इतने खासे नहीं है जिसके बाद जो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, घर का चूल्हा जला सकें। इनका मुतालबा ये है कि दीगर जो अफसरान के अलाउंसेस हैं इस लिहाज से इनके अलाउंसेस में इतना इजाफा किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से बसर कर सकें। आज़ाद नौरियो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उम्मीदवार इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। अपने नाजरीन को ये मनाजर दिखा रहे हैं कि उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद होंगे। आज़ाद नौरियो ये भी बताइएगा कि उम्मीदवार इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदवार 2 मेरे साथ मौजूद है जिसमें हक शहबाज पैनल का मखदूम वली, जिससे पहले भी हमारे नाज़रीन को दिखाया, बातचीत कराई, उन्होंने अपने इजहार के बरमला किया। एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मखदूम साहब, आपसे जो आपके वोटर हैं बड़ी उम्मीदें लगा बैठे हैं कि ये जीत कर आएंगे तो इनके मसाइल हल होंगे। आप ये दावा तो कर रहे हैं लेकिन अमली जो खासतौर पर इस पर अमली जामा कब पहनाएंगे ताकि मुलाजमिन जिसकी परेशानी सबसे बड़ी सेहत की है और रिहाइश की ये हल हो जाए? हाँ, इंशाल्लाह हमारे मंशूर में अवलिन तरजीह पे ये चीज़ें हैं कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी है उसको डेवलप करना है और हमारा हेल्थ कार्ड है उसको ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने हैं, उसमें OPD इंक्लूड करवानी है और दीगर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं उसमें शामिल करवानी है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे और दीगर बहुत सारी चीज़ें हमारे मंशूर में 26 जो है हमने ये दिए हैं, उसमें 26 दिए। ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना है, पॉइंटों में ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना है, स्मार्ट कार्ड हो, एम्प्लॉय चढ़े स्मार्ट कार्ड लगाए, ट्रैकिंग में पता चल सके कि गाड़ी कहाँ से निकली है, कहाँ तक पहुँची है, मैं घर से अब निकलूँ गाड़ी मेरी आने वाली है। ये सारी चीज़ें, ये मंशूर भी आपको 26 नुकाती मंशूर भी आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे मखदूम वलीमंद जो हक शहबाज पैनल के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। एक और उम्मीदवार जो फ्रेंडशिप पैनल के हैं यासीन बलोच साहब। यासीन साहब, इनका दावा है तो ये मसाला हल कर देंगे, लेकिन आपका जो मंशूर है जिसके तहत अमली जमा किस तरह पहनाएंगे? सर, हमारे भी मंशूर में है, हमारे मंशूर ये है कि एक साल के अंदर अंदर हम अपना सेनो सोसाइटी आबाद करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ के रिहाइश का मसला हल हो। क्योंकि हमारे तकरीबन एम्प्लॉयज़ इंटीरियर सिंध से हैं, इस वक्त किराए के घर पे रहना तो उसका बहुत मुश्किल होता है उनका घर गुजर करना। लेकिन हमारी अंतिम कोशिश है कि 1 साल के अंदर हम उनका मामला तय कर सके ताकि वो अपना घर बना सके, अपने फैमिली के साथ कराची में सुकून से रह सके। रही बात पॉइंटों की, तो अक्सर अभी आप देख रहे हैं ये बसेस चल रही हैं AC वाले बसेस, तो हमारे मंशूर में है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए AC वाले बसेस करें क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ भी सुकून से ऑफिस से घर और घर से वापस ऑफिस जा सकें। ये मामला हम भी उसमें है। और हमारा तीसरा मंशूर ये है कि हमारे खासतौर पर ये हॉस्पिटल के कार्ड में
इसमें ओपीडी का मसला, टेस्टिंग का मसला, ये भी हमारे मंशूर में, और हमारे मंशूर में अक़लियतियों के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर अज के लिए एक पॉलिसी होती है, अज के लिए नाम निकाले जाते हैं, तो हमारे मंशूरी में अक़लियती बिरादरियों के लिए कि उनके लिए भी कुरानंदाजी हो, जैसे उनके मामलात होते हैं, या तो वो इंडिया जाते हैं या तो वो बलूचिस्तान जाते हैं, तो वो भी हमारे मंशूर में इंशाल्लाह अक़लियती बिरादरी के लिए भी मसला हल करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी हमारे साथी हैं। खवातीन के लिए क्या संस्कृत खवातीन भी काम करती है, उनके लिए क्या आपका मंशूर है? खवातीन के लिए भी हमारे मंशूर है, क्योंकि खवातीन भी हमारे शाना बशाना हमारे साथ काम करती है, ऑफिसों में हमारे साथ काम करती है, तो हमारे मंशूर में ये कि हम उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे ताकि वो भी उनकी नुमाइंदगी कर सकें, जैसे हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं CS के पास, हम उनको भी बिठा सकें अपने कैबिनेट में, उनको शमूलियत कराएंगे, क्योंकि खवातीन भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं माशाल्लाह। आज़ाद नौरियो हमें अपडेट कर रहे थे, 5 पैनल मद्दे मुकाबल हैं, देखना होगा जब फैसला होगा। 6 बजे पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद और देखेंगे कि कौन जीता है। आज़ाद नौरियो हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मंगूपीर में शहरी के कत्ल में AVLC सेंट्रल की टीम के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक AVLC सेंट्रल की टीम ने DSP सेंट्रल AVLC की सरबराही में बगैर इतला के नाका लगाया था। टीम में शामिल ASI ने नौजवानों पर फायरिंग की। मंगूपीर में शहरी के कत्ल में AVLC सेंट्रल की टीम के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। पुलिस राय के मुताबिक AVLC सेंट्रल की टीम ने DSP सेंट्रल AVLC की सरबराही में बगैर किसी इतला नाका लगाया था। टीम में शामिल ASI ने नौजवानों पर फायरिंग की। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल कराची में छुट्टियां मनाने के लिए आने वाला नौजवान हाशिम मक्सी जो कि दुबई से कराची आया था, उसके कातिलों का सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने पता लगा लिया है। बताया जाता है कि एक रोज़ कबल मंगोपीर थाने की हुदूद चुंगी पर मुबैना तौर पर AVLC पुलिस एहलकारों की जानिब से बग़ैर इतला के नाका लगाया गया था, और इस नाके की जो सरबराही थी वो DSP कमर की सरबराही में थी। और बताया जाता है कि जो हाशिम मक्सी के जो कातिल है AVLC का पुलिस एहलकार, उसकी जो शिनाख्त हुई है वो मुख्तियार पठान के नाम से हुई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी के लिए पुलिस एहलकारों ने पुलिस मोबाइल जो है वहाँ पर लगाई हुई थी, और मासूम शहरियों को वहाँ पर रोक कर तलाशी ले रहे थे, और जिससे जितना पैसा वसूल किया जा सकता वो वसूल किया जा रहा था। DSP कमर जो है वो उनके पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इजाफ़ी चार्ज भी है DSP का, और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो इस वाक़े में मुलव्वस DSP और एहलकार हैं वो वाक़े के वक्त से जो है फ़रार है। बताया जाता है जब ये वाक़या पेश आया तो जो इस वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार हैं वो न्यू कराची 4K चौरंगी की तरफ फ़रार हुए थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपने कपड़े जो है उसी पुलिस मोबाइल में तब्दील किए, और उसके बाद से जो है अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। बताया जाता है कि दुबई से कराची आने वाला जो शहरी है हाशिम मक्सी, उसको एक रोज़ कबल मंगोपीर थाने की हुदूद चुंगी पर फायरिंग करके पुलिस एहलकारों ने जो है उसको कत्ल कर दिया था। जबकि अब तक ये इतला मौसूल हो रही है कि AVLC की टीम मुबैना तौर पर जो रिश्वतखोरी के लिए स्नैप चेकिंग कर रही थी। ज़राए का कहना है कि ये जो स्नैप चेकिंग हो रही होती है, और इस मुकाम से मोटरसाइकिल शहर भर से जो मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं वो भी इन्हीं रास्तों से जो है स्मगलिंग की जाती है। ताहम AVLC के जो आला हुक्काम हैं वो अब तक इन कातिलों को जो है गिरफ़्तार नहीं कर सके हैं, जबकि जो लवाहिकीन हैं उनको गुज़िश्ता रोज़ AVLC पुलिस की जानिब से इस बात का बताया गया था कि उनके उस वाक़े में मुलव्वस जो पुलिस एहलकार हैं उनका पता लगाया जा चुका है, और उनकी गिरफ़्तारी भी जो है अमल में लाने का दावा कर रहे थे। जी CDD की बख्तरबंद गाड़ी पर बम धमाके का केस है। बम धमाके का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम तंजीम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CDD प्लान के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके हब में इंटेलिजेंस बुनियाद पर दहशतगर्दों की तलाश में निकली थी कि नॉर्दर्न बाईपास माई गाड़ी पहुंचने पर बारूद से भरी मोटरसाइकिल धमाके से फट गई थी। CDD की 13 रुकनी स्क्वाड 2 पुलिस मोबाइलों में जो है सवार था। पुलिस मोबाइल नंबर SPE 132 बम प्रूफ होने की वजह से जो है जो सवार एहलकार थे वो महफूज रहे। मुकदमे के मतन के मुताबिक हमले की इतला फौरी तौर पर काम को दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है जाए वक़्वा पर तलब किया गया। बम
बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़्त पर पहुंचकर धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और दीगर शवाहिद जो है इकट्ठे किए हैं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली 70cc जो मोटरसाइकिल है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर है वो नाकाबिले शिनाख्त हो चुका है। और जाए वक़्त से जो है कोई जो जिसमें मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल टैंक था जिसमें बारूदी मवाद जो है रखा हुआ था वो भी जो है जाए वक़्त से नहीं मिला है। और जो चेसिस नंबर है और बाकी दीगर नंबर हैं वो भी नाकाबिले शिनाख्त बताए जाते हैं। ये वाक़या एक रोज़ कबल पेश आया था। इस वाक़े का मुकदमा सिटी कराची में सरकार की नज़रिए में दर्ज कर लिया गया है। अब सिटी हुकाम का कहना है कि जो बारूदी मवाद और उसके साथ ही साथ दीगर जो शवाहिद हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। मज़ीद जो है इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में शुगर माफिया फिर सरगर्म हो गए हैं। होलसेल की सतह पर चीनी एक बार फिर 4 रुपए महंगी होने के बाद 135 रुपए किलो तक पहुंच गई है। होलसेलर्स ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार शुगर मिल्स को करार दे दिया है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है और बजट के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अशिया खुरोनोश की खास बात कर लें तो मुख्तलिफ इकसाम की अशिया हैं जिनकी कीमतों में होश रुपये इजाफा देखने में आ रहा है। खासतौर पर चीनी की बात कर लें जो बजट से कबल 121 रुपये उसकी कीमत थी, आज 135 रुपये तक पहुँच गई है। एक बार फिर 3 रुपये का इजाफा हुआ है। मेरे साथ होलसेल के एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आई साहब बताइएगा क्या वजह है कि माफिया ने जो है वो पंजे गाड़े में, क्या वजह चीनी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और असल वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर है। जो लोग चीनी बनाते हैं वो सब बैठे हुए हैं असम्बलीज़ में और उन्हीं के पास पावर कंट्रोल्ड है। वो अगर चाहें तो चीनी बिकवा दें 90 रुपये किलो और चाहें तो चीनी 150 रुपये किलो। उसकी वजह यह है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। मेरा तज़किया यह है कि जिन लोगों इससे पता चला कि हमारी हुकूमत उन लोगों के सामने कमज़ोर है जो कि चीनी का माफिया है, असल वजह यही है। आप समझते हैं हसन साहब के शुगर मिल्स ने जो है वो इस वक्त हुकूमत को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है और समझते हैं असल जिम्मेदार वही हैं? आप खुद बता रहे हैं जो माजी में रेट था चीनी का और अब डबल दुगनी कीमत हो चुकी है, तो तमाम तर सूरत हाल मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इस माफिया को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चीनी का माफिया कन्वर्ट होगा आटा माफिया में, कन्वर्ट होगा चीनी के बाद आटे में, आटे के बाद तेल घी में। नहीं, मुसलमान का असल बात पता क्या है, इस साल चीनी की पाकिस्तान में मिक़दार कुछ कम पैदा हुई और दूसरी वजह ये बनी कि जो बाहर के मुल्कों में चीनी महंगी थी, हमारे यहाँ सस्ती थी। नंबर 2 तरीके से वो बाहर चली गई। अब जो चीनी है वो हमारे पास हमारी कम है। ये ऐसा ना हो कि हमें 10 या 11 महीने में चीनी मंगवानी पड़े। जी बिल्कुल, देखें आपने होलसेल के एक बड़े ताजिर से मोहम्मद असलम, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वो पैरामीटर्स बता दिए और अहम वजूहत बता दी कि चीनी महंगी होने की क्या वजह है। स्मगलर्स को भी जिम्मेदार करार दिया और खासतौर पर जो शुगर माफिया है इस हवाले से हुकूमत से इकदाम का मुतल्लिक़। जी। और कराची में चावल सस्ता होने के बावजूद बाज़ारों में महंगे दामों पर फ़रोख्त जारी है। वजूहात क्या हैं ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा आइमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का राज जो है वो बरकरार है। हम इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं सोल्जर बाज़ार से, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि चावल भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जहाँ दीगर अशिया खुर्दोनोश जो है वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही, वहाँ अब हम ये भी देख रहे हैं कि चावल भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर हम बात करें बासमती चावल की तो बासमती चावल की जो होलसेल कीमत है वो 335 रुपये, जबकि हमने यहाँ पर दुकानदारों से मालूमात की तो जो दुकानदारों का कहना है कि बासमती चावल की कीमत जो है वो 360 रुपये, जो कि एक गरीब आवाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगे से। दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है भाई कि चावल की कीमतें जो है वो आसमान पर पहुंची हुई है और गरीब आवाम की पहुंच से क्यों दूर है? महंगाई असल में बहुत बढ़ती जा रही है। ये चावल की कीमत पीछे से भी बढ़ रही है, इसीलिए ये आम आदमी इसकी खाने से बाहर होते जा रहे हैं। तो ये महंगाई पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस पर ज़रा तवज्जो करे गवर्नमेंट हमारी
कि भाई ये गरीब आदमी की पहुंच में आ सकें, क्योंकि आम आदमी अब चावल खाने से भी रहा है। दाल तो पहले ही नहीं मिल रही थी, गोश्त तो पहले ही गया हुआ है, अब ये चावल खाने से भी रह रहा है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आम आदमी की नज़र में कितने चावल के रेट क्या होने चाहिए? आम आदमी के नज़र में चावल का रेट कम से कम 150 125 ये होने चाहिए, जो कि अभी 100 गुना ज़्यादा है। 350-400 रुपये जो किलो है वो गरीब आदमी नहीं खा सकते। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और जैसा कि इन्होंने वजूहात बताई कि इनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से जो माल जो है वो बहुत महंगा हो गया, जिसके बायस जो है चावल भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। चावल की कीमत जो है वो आम आदमी के लिए 150, 150, 100 तक होनी चाहिए, लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि चावल की जो कीमत है वो 350, 400 तक पहुँच गई है। जी, सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध के 11 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिना हमीद सांगी सेक्शन अफसर SR2 तैनात। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध के 11 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिना हमीद सांगी सेक्शन अफसर SR2 तैनात, खुर्शीद अहमद सेक्शन अफसर बजट एविएशन 5 तैनात। आज़ाद नौरियो हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध के 11 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसमें हिना हमीद सांगी को सेक्शन अफसर SR2, खुर्शीद अहमद को सेक्शन अफसर बजट एविएशन 5 तैनात किया गया है। शाबान शेख को सेक्शन अफसर लीगल 4, जबकि मुमताज अली मलिक को सेक्शन अफसर बजट एविएशन 2 तैनात कर दिया गया है। जहीर अली को सेक्शन अफसर बजट एविएशन 8, महवश शेख को जो सेक्शन अफसर 7 तैनात किया गया है, जबकि अब्दुल सत्तार परिहार को सेक्शन अफसर बजट एविएशन 12, मोहम्मद दानियाल सेक्शन अफसर बजट एविएशन 15, मोहम्मद यासिन मक्सी को सेक्शन अफसर RES 5 तैनात किया गया, जबकि मोहम्मद काशिफ खोसो को सेक्शन अफसर RES 5 तैनात किया गया। मोहम्मद शोएब सैन को सेक्शन अफसर SR2 तैनात कर दिया, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। दिन भर मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो थोड़ी सी बेहतरी आई है गर्मी के हवाले से, लेकिन महकमा मौसमियात का ये बताना है कि टेम्परेचर आज भी जो मैक्सिमम है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा, जबकि दिन भर शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और आइंदा 3 रोज़ तक शहर का मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा, अलबत्ता मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्को है। ऐसे में शहर में दिन और रात के वक्त में जो है वो कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है और ये भी कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में ज़्यादा इम्कानात हैं। अदरवाइज़ शहर के जो सेंटर है इस दौरान अगर बात करें तो यहाँ पर बूंदाबांदी की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इस वक्त में टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 58% है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। और आज भी जो गर्मी की शिद्दत है ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि जनूब मगरबी सिम से शहर में हवा चल रही है। तकरीबन 20 से 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवा जो है वो शहर में चल रही है और दोपहर के बाद से इस हवा की जो रफ्तार है उसमें इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा 3 रोज़ तक शहर में जो है वो रात और सुबह के वक्त में बूंदाबांदी की तवक्को भी जाहिर की गई है। जी।